अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर आज मैं आपको थोड़ा सा वेरिएबल्स के बारे में बताता हूँ कि वेरिएबल्स आपके क्या होते हैं, और इसके अलावा दो हमारी टाइप्स, डेटा टाइप्स हमारी रह गई थी बिल्कुल बेसिक सी, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं वो आपके तीन किस्म के वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट। कोई क्वेश्चन हो आप में से किसी का तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोग अपने पास नोट पैड और पेंसिल अपने पास रखें, ताकि जो भी क्वेश्चन हो आपको वो आप अपने पास नोट डाउन करें, और आखिर के अंदर मैं आपको प्रॉपर्ली इसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। ओके। अच्छा, आज के सेशन के अंदर हम इसकी जो वेरिएबल्स हमारे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो वेरिएबल्स के हम डिस्कस करेंगे। तीन वेरिएबल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन के अंदर, जो कि तीन वेरिएबल्स जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। और असल में पहले एक वेरिएबल यूज़ किया जाता था जो कि आपका कहलाया जाता है वैर। ठीक है, थोड़ा सा मैंने जूम किया ताकि आप लोगों को प्रॉपर्ली नज़र आ रहा हो। एक वेरिएबल पहले यूज़ करते थे, उसको कहते थे वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट के जो वर्जन्स आए हैं ES5 और ES6, तो उन वर्जन्स के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल्स हमारे पास और आए हैं, जिसके अंदर एक हमारा वेरिएबल है लेट और एक हमारा वेरिएबल है कॉन्स्ट। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हमारे पास हैं, और इससे पहले जो हमारा वेरिएबल यूज़ होता था वो होता था वैर। तो ऐसा नहीं है कि ये वैर यूज़ होना बंद हो गया, लेकिन अब हमारे पास एडिशनल दो मज़ीद वेरिएबल्स हैं। ओके। अच्छा, वैर जो आपका होता है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैं पहले आपको इन दोनों का डिफरेंस मैं बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको वैर इजीली समझ में आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस होता है आपका, वो आपका लेट के अंदर ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेरिएबल बनाते हैं नेम के नाम से आप एक वेरिएबल बनाते हैं, और उसके अंदर आप अपना नाम आप डिफ़ाइन कर देते हैं। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद आप उस वेरिएबल को अगर आप ओवरराइड करना चाहते हैं, उस वेरिएबल की वैल्यू को, तो वो आप लेट की मदद से आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने वो वेरिएबल की टाइप आपने लेट यूज़ करी हुई है। अगर वो वेरिएबल की टाइप आपने लेट यूज़ नहीं करी हुई है, अगर आपने कॉन्स्ट यूज़ करी हुई है, तो कॉन्स्ट की वैल्यू को आप ओवरराइड नहीं कर सकते। तो ये आपके दो मेजर डिफरेंस होते हैं। मैं आपको अभी इसको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, ये दो मेजर आपके डिफरेंस होते हैं कि ये लेट के अंदर आप वैल्यूज़ को आप ओवरराइड कर सकते हैं, और कॉन्स्ट के अंदर आप वैल्यूज़ को ओवरराइड नहीं कर सकते। ओके। और ये जो आपका वैर का वेरिएबल है, इसके अंदर आप हर वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हैं वैर के वेरिएबल के अंदर। तो पहले हमारे पास इस तरह की डिफरेंशिएशन नहीं थी कि जिसके अंदर अगर हमें कोई ऐसे वेरिएबल्स बनाने हैं जो कि आपके कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं, और कुछ ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि आपका चेंजेबल वेरिएबल्स हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंशिएशन पहले नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब हमारे पास उस तरह की डिफरेंशिएशन है, तो हम अब वैर को बहुत कम यूज़ करते हैं। बट अब जो मेन वेरिएबल्स आपके यूज़ होते हैं, वो इन दोनों में से कोई एक वेरिएबल आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, या तो आप लेट यूज़ करते हैं या फिर आप कॉन्स्ट यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली आप एक वेरिएबल के नाम के लिए आप आप दोनों को कंबाइन करके यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप इन तीनों वेरिएबल्स को आप एक प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज कि मैं भी इन दोनों वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं वेर के अंदर भी डिफाइन करता हूँ लेट सपोज एज। ठीक है, एज मैंने यहाँ पे डिफाइन करी 30 फॉर एग्जांपल। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ console.log, और यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है मैंने एज। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो एज का मेरा वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे 30 डिफाइन करी है, तो ये इस तरीके से आप अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को आप यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिक्लेयर करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप अपनी वेरिएबल की टाइप बताते हैं कि आप जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसकी टाइप आपकी क्या है। यहाँ पर आप अपने वेरिएबल का नाम बताते हैं, और फिर आप उसके इज इक्वल टू के साथ आप उसकी वैल्यू बताते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप यहाँ पर अपनी नेमिंग कन्वेंशन अगर आप यहाँ पर देखें, तो नेमिंग कन्वेंशन के अंदर आप यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मेट्स आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप जहन में रखें कि जो आपकी वेरिएबल्स होते हैं, इसके अंदर आप यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर एक वेरिएबल आपको यहाँ पे बनाना है वेर फर्स्ट नेम के नाम से। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोहम्मद। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट नेम है लेट सपोज। अब फर्स्ट नेम के अंदर आप यहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं कर सकते फर्स्ट नेम के साथ। ठीक है, आप यहाँ पे और दूसरी वेरिएशंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको सेपरेट करने के लिए, जैसे कि आप एन को कैपिटल कर दें, मतलब ये कैमिल केस आप यहाँ पे यूज़ कर लें, या फिर आप यहाँ पर ये कैपिटलाइज आप यहाँ पे फॉर्म यूज़ कर लें। लेकिन जो मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ पर यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप या तो आप कैमिल केस यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप यहाँ पे अंडरस्कोर के साथ आप यहाँ पर इस तरह से सेपरेट करके आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये दो बहुत ही मोस्ट यूज्ड जो आपकी कन्वेंशंस हैं, जो आपकी मोस्ट यूज जो आपकी कन्वेंशंस हैं, ये आप यूज़ कर रहे होते हैं आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करने के लिए, चाहे वो आप लेट के साथ बनाएं या फिर आप कॉन्स्ट के साथ बनाएं।
ओके तो यहाँ पर मैंने, जैसे आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट नेम बनाया है और फर्स्ट नेम के अंदर मैंने यहाँ मोहम्मद डिफ़ाइन किया है और यहाँ पर मैंने एज बनाया है और एज के अंदर मैंने 30 डिफ़ाइन किया है। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आपको यहाँ पर कंसोल के अंदर 30 आपको यहाँ पर प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है। ओके तो ये आपको प्रिंट हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है 30। अच्छा, अब 30 आपको क्यों प्रिंट हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने console.log के अंदर मैंने यहाँ पर एज मैंने प्रिंट करी है। एज क्या है, एज मेरी स्टेटमेंट है जो कि मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल के अंदर यहाँ पर डिफ़ाइन करी है। ठीक है, अब अगर फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन के ऊपर मैं यहाँ पर अगर मैं एज की वैल्यू को अगर मैं ओवरराइट करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर एज की वैल्यू को ओवरराइट कर सकता हूँ। अच्छा, एज की वैल्यू को ओवरराइट करने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा से वेर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर दोबारा से वेर डिफ़ाइन करें तो आप इस तरीके से आपको ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लेट सपोज़ कि मैं यहाँ पर वेर दोबारा डिफ़ाइन करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो ये आपका यहाँ पर अब वैल्यू अपडेट हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पर दोबारा से वेर डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती जब आपने एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया है तो। ठीक है, तो अब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे, अब तब भी आपका ये बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कि आपका यहाँ पर पहले ये काम कर रहा था। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एज इसकी ओवरराइट करी, 30 से ओवरराइट करके मैंने 50 कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको कंसोल करवाता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंसोल करवाता हूँ एज, ओके, और एक एज मैंने यहाँ पर कंसोल करवाई हुई है। ठीक है, इसको मैं फ़िलहाल मैं नीचे मूव कर देता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐड किया था। अच्छा, एक एज मैंने यहाँ पर कंसोल करवाई है और एक एज मैंने यहाँ पर कंसोल करवाई है। अब मैं इसको अगर रिफ़्रेश करूँगा तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि आपकी फ़र्स्ट एज जो आपकी है उसकी वैल्यू 30 है और उसके बाद जब मैंने इसको ओवरराइट कर दिया तो ओवरराइट करने के बाद जो इसकी वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर 50 हो गई है। तो इस तरीके से आप अपने यहाँ पर कोड को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर कोई कोड आपको यहाँ पर लिखना है जिसके अंदर आपको ये फर्स्ट वाली एज यूज़ करनी है तो वो कोड आप यहाँ पर अपना राइट डाउन कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको एज की वैल्यू ओवरराइट करनी है तो वो आप यहाँ पर अपने पास एज की वैल्यू ओवरराइट करके फिर उसके बाद जो आप कोड यूज़ करेंगे उस कोड के अंदर आपकी जो एज की वैल्यू है वो आपकी ये वाली फॉलोअप होगी, वो फिर ये वाली फॉलो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने अपनी एज की वैल्यू ओवरराइट कर दी। तो ये आपका लाइन बाय लाइन आपका ये रीड करता है आपके कोड को। तो ये जस्ट मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपर्ली इसको आप यूज़ करें और इसको सही तरीके से आप इसको समझ लें। ठीक है, ओके अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वेर के अंदर हमने अपनी एज की वैल्यू को यहाँ पर हमने डिफ़ाइन किया और फिर इसके बाद हमने यहाँ पर इसको ओवरराइट किया। लेकिन अगर यही काम अगर हम कॉन्स्ट के साथ करें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक वेरिएबल जो मैंने बनाया है फर्स्ट नेम का, इसको मैं यहाँ पे वेर को चेंज करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट में यहाँ पे करता हूँ और यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम डिफ़ाइन किया मोहम्मद और यहाँ पर मैं console.log में यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, console.log मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन किया फर्स्ट नेम और यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम का मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट की वेरिएबल के टाइप के साथ। फॉर्मेट इसका सेम होता है, जैसे हमने यहाँ पर वेर डिफ़ाइन किया था इसी तरीके से हम यहाँ पर हम कॉन्स्ट डिफ़ाइन करेंगे और कॉन्स्ट डिफ़ाइन करके हम यहाँ पर फर्स्ट नेम का हमने यहाँ पर एक बिल्कुल सेम पैटर्न है आपका वेरिएबल को यूज़ करने का कि यहाँ पर हमने वेर के साथ हमने एज डिफ़ाइन करी है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम डिफ़ाइन किया है। तो जो भी आपको इसकी वैल्यू रखनी है उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी वेरिएबल का नाम आप यहाँ पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर मोहम्मद आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज मैं यहाँ पर चाहूँ कि मैं फ़र्स्ट नेम को चेंज करके मैं यहाँ पर क्या करूँ कि मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पर करूँ उवैस फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, और अब अगर मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करूँगा तो अब आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको एरर के अंदर एक एरर आपको नज़र आ रहा है। एरर आपको क्या नज़र आ रहा है कि अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपके जो कांस्टेंट का जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू को आप दोबारा से आप असाइन नहीं कर सकते क्योंकि कांस्ट का जो वेरिएबल है उसकी टाइप आपकी ये है कि आप उसकी वैल्यू को ओवरराइट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके वेरिएबल की जो टाइप है उसके अंदर ये आपका डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कॉन्स्ट डिफ़ाइन करता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा वापस आके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो जैसे हमने यहाँ पर वेर के अंदर मल्टीपल वेर हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किए थे एज के साथ। ठीक है, तो ये हमारा काम कर रहा था। लेकिन अगर आप हमने यहाँ पर कॉन्स्ट की वैल्यू को हमने यहाँ पर ओवरराइट किया है सेम कोड के साथ, पहले हमने यहाँ पर कॉन्स्ट के बगैर लिखा था तो ये मुझे ये एरर डिफरेंट दे रहा था, ये मुझे एरर दे रहा था अनकॉट टाइप एरर असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक नया कांस्टेंट बनाया लेकिन इसकी की मैंने सेम रखी।
ठीक है। तो तब भी ये मेरा इनवैलिड हो जाता है, तब भी मेरा ये काम नहीं करता है, क्योंकि फर्स्ट नेम आपका एक दफ़ा हमने कॉन्स को असाइन कर दिया, तो अब ये दोबारा आपका फर्स्ट नेम आपका सेम फंक्शन के अंदर दोबारा असाइन नहीं हो सकता, ठीक है। तो सॉरी मैंने फंक्शन का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है, लेकिन फंक्शन मैंने अभी आपको बताया नहीं है, तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, ठीक है। तो अभी फर्स्ट नेम जो हमने यहाँ पर डिफाइन हमने किया है, वो फर्स्ट नेम आपका कॉन्स की वेरिएबल के साथ ओवरराइड यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको कॉन्स से चेंज करके, इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कॉन्स से इसको चेंज करके, कॉन्स से मैं इसको चेंज करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ लेट सपोज, लेट में यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, और यहाँ पर मैं लास्ट नेम अपना रखता हूँ लेट सपोज, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर इसको कंसोल डॉट में यहाँ पे लगाऊंगा कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर मैं लास्ट नेम डिफाइन करूँगा, लास्ट नेम, और मैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करता हूँ अपने पास, तो यहाँ पर आपको लास्ट नेम नज़र आएगा उवैस तलत, ठीक है। तो लास्ट नेम जो आपको उवैस तलत यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि हमने यहाँ पर एक वेरिएबल टाइप हमने यहाँ पर बनाई है, जिसको हमने लेट की टाइप हमने यहाँ पर दी है, और इसके बाद हमने नेम डिफ़ाइन किया है लास्ट नेम, और लास्ट नेम को हमने यहाँ पर डिफ़ाइन किया है उवैस तलत, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको ओवरराइड करना चाहूँ कि लेट सपोज मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ लास्ट नेम, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल उवैस, ओके। और अब मैं यहाँ पर एक और कंसोल करवाता हूँ, और इस कंसोल के अंदर मैं यहाँ पे डिफ़ाइन कर देता हूँ लास्ट नेम, ओके। और अब मैं इसको यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, मैं ऊपर वाले कंसोल को मैं सारे कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हमें कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करे, ओके। मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब आपको यहाँ पर दो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। एक आपको उवैस तलत नज़र आ रहा है, जो कि आपका कंसोल डॉट लॉग लास्ट नेम था, फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू को हमने ओवरराइट करी है, ठीक है। वैल्यू को ओवरराइट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको दोबारा प्रिंट किया, तो अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है उवैस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि हमारी वैल्यू लेट और वेर के साथ हमारी वैल्यू ओवरराइट हो सकती है, लेकिन कॉन्स के साथ हमारी वैल्यू ओवरराइट नहीं हो सकती, ठीक है। तो कॉन्स की जो वेरिएबल जो कांस्टेंट आपका होता है, वो आपका कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो आपका चेंज नहीं हो सकता। तो दैट मीन्स कि वो आपका कांस्टेंट जब आपको यूज़ करना होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, ठीक है। तो कांस्टेंट आप तभी यूज़ करते हैं जब आपकी वैल्यू चेंजेबल नहीं हो, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपकी ये वैल्यू आगे जाके चेंज हो सकती है, वेरिएबल की वैल्यू आगे जाके ओवरराइड हो सकती है, तो ओवरराइड जब आपको करनी होती है वैल्यू, तो उसके लिए आप लेट का जो आपका वेरिएबल होता है वो आप यूज़ करते हैं, आप कॉन्स्ट यूज़ नहीं करते, ओके। अच्छा, पहले हमारा वेर यूज़ होता था, जैसे मैंने आपको बताया, अब हमारा लेट और कॉन्स्ट मोस्टली यूज़ होता है, अब हमारा वेर यूज़ नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उससे ये थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाता है आपके कोड को रीड करते हुए कि अगर आपने कहीं पर कॉन्स्ट की वैल्यू अगर आपने यूज़ की और आपका एक लेंदी कोड है, तो उसके अंदर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है पढ़ के कि वैल्यू नीचे कहीं पे ओवरराइड नहीं हुई होगी अगर आपने उसको कॉन्स के साथ यूज़ किया है, ठीक है। अच्छा, और ये आपका परफॉर्मेंस के अंदर भी काफ़ी इफेक्ट करता है, कि परफॉर्मेंस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, बट ये आपका परफॉर्मेंस के अंदर भी इफेक्ट करता है कि जो आपकी चेंजेबल वैल्यूज़ जो आपकी होती हैं वो रेंडरिंग में थोड़ा सा नैनो सेकेंड्स का टाइम लगाती हैं, और जो आपकी कॉन्स्ट की जो आपकी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं, जो ये मतलब इसके जो साइज़ होते हैं वो थोड़े से हैवी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको वेरिएबल की प्रॉपर्ली टाइप्स आप यूज़ करें, जैसे आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप सब के अंदर आप लेट यूज़ कर लें, या सब के अंदर आप कॉन्स्ट यूज़ कर लें, या सब के अंदर आप वेर यूज़ कर लें, तो ये आपकी रेंडरिंग के अंदर ये आपकी परफॉर्मेंस के अंदर इफेक्ट कर सकती है, और आपकी कोड की रीडेबिलिटी के अंदर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो जस्ट मेक श्योर कि जो भी आप कोड राइटिंग कर रहे हैं वो आप अपनी लॉजिक्स के हिसाब से प्रॉपर्ली आप उसको कोड राइटिंग का प्रॉपर्ली उसको यूज़ करें अपने वेरिएबल के टाइप्स को, ओके। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जैसे आपने पहले लिखा लेट लास्ट नेम, और फिर आपने उवैस तलत लिखा, फिर आपने लिखा सिर्फ लास्ट नेम, आपने लास्ट नेम के साथ दूसरी दफ़ा आपने लेट नहीं लगाया, लेकिन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आया, तो लेट लगाए ना लगाए इससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखें, इसमें वेर जो आपका होता है ना, वेर के अंदर आप इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन लेट आपका क्या होता है, लेट आप तब यूज़ करते हैं जब आपको न्यू वेरिएबल आपको बनाना होता है। तो ये हमारा न्यू वेरिएबल नहीं है, ये हमारा ऑलरेडी एक बना हुआ वेरिएबल है, तो इस वजह से हम यहाँ पर लेट यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो वेर के अंदर ये वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, जैसे कि हमने ऊपर यहाँ पे यूज़ किया था कि हमने यहाँ पर अगर हम वेर को और एज को अगर हम यहाँ पर ओवरराइड कर देते थे तो ये कोड आपका ठीक था, मतलब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो आपकी ES6 और ES5 के अंदर जो आपके फीचर्स हैं, उसके अंदर ये है कि जो आपकी लेट की वेरिएबल जो आपने एक दफ़ा डिक्लेयर कर दिया, तो दोबारा से आपको लेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक तरह से आपकी एक शॉर्ट हैंड कोडिंग भी इसको कहते हैं, कि अगर आपको इस
वैल्यू को ओवरराइड करना है तो आपको वापस से लेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दैट मीन्स कि ये आपका एग्जिस्टिंग वेरिएबल है। तो ये आपका कोड रीडेबिलिटी के अंदर भी काफ़ी हेल्पफुल होता है ये, कि जब आपके फॉर एग्जांपल बहुत लेंदी कोड आपके होते हैं तो वहाँ पे आप अगर सब जगह पे अगर आप लेट लगाते जाएंगे तो उससे आपको पता नहीं चलेगा कि ये ऊपर वेरिएबल आपने कहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है, मतलब कितना ये इस वेरिएबल का जो इनिशियल स्टेज है वो क्या था, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे लेट लगा देंगे और फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने काफ़ी सारे लेट यूज़ किए हैं तो अब यहाँ से आपको ये पता नहीं चलेगा कि जब आपका लेंदी कोड होता है तो फिर आपको ये नहीं पता चलता कि ये लेट अपना फर्स्ट वेरिएबल कहाँ पे आपने डिक्लेयर किया था। तो इससे आपको ये होता है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है वो आपने यहाँ पर इसको डिक्लेयर किया है और फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसकी वैल्यू को आप ओवरराइड कर सकते हैं। तो जब आप वैल्यू ओवरराइड करेंगे तो फिर आपको लेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओके सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन क्लियर है? आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब इसके अंदर आप यहाँ पर जो आपके वेरिएबल्स हैं इनको आप कैलकुलेशंस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके आपको यूज़ केसेस में आपको बता देता हूँ कि जो आपके वेरिएबल्स हैं ये आप किन पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपने कोड को मैं रिफैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि बाद में हम इसका रेफरेंस ले सकें। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक मैं सिनेरियो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल सब टोटल, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट प्राइस, और यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट की प्राइस यहाँ पर मैंने दे दी 340 और यहाँ पर मैं इसको दे देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस 1 और प्रोडक्ट प्राइस 2 और यहाँ पर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ 250, ठीक है। और ये जो मेरा सब टोटल यहाँ पर आ रहा है, अब सब टोटल के अंदर मेरे पास क्या होगा, सब टोटल के अंदर मेरे पास यहाँ पर होगा कि जो मेरी प्रोडक्ट प्राइस 1 है, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस 1 या सब टोटल को चेंज करके मैं कर देता हूँ टोटल, ठीक है, और टोटल के अंदर मैं यहाँ पर बता देता हूँ प्रोडक्ट प्राइस 1 प्लस प्रोडक्ट प्राइस 2। तो जावास्क्रिप्ट का ये आपका मेन बेनिफिट होता है कि इसके अंदर आप यहाँ पर आपके जो मैथमेटिक्स के जो आपके फार्मूलाज हैं, मैथमेटिक्स के जो आपकी कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मेन जावास्क्रिप्ट का बेनिफिट होता है जिसके अंदर आपको कोई भी अगर आप यहाँ पर इस तरह के साइंस आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो वो आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होते हैं, आपको कैलकुलेट करने के लिए आपके जो भी आपके फार्मूलाज होते हैं वो आप यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने किया है, यहाँ पर मैंने किया है प्रोडक्ट प्राइस 1 और प्रोडक्ट प्राइस 2। तो इसका जो टोटल है मेरे पास, वो टोटल मेरे पास यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ console.log, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ पर नज़र आएगा 590, ठीक है। तो 590 आपको टोटल क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 340 और 250 को अगर हम यहाँ पर प्लस करें 340 प्लस 250 तो ये हमारे पास जो टोटल बनता है इसका वो हमारे पास बनता है 590, ठीक है। तो इस वजह से आपको यहाँ पर 590 आपको वहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आपको आई होप कि मेरी ये विंडो नज़र आ रही होगी। तो 340 और 250 को मैंने यहाँ पे प्लस किया है तो जो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 590। तो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं और ये मैंने आपका टोटल यहाँ पर किया। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप टैक्स लगा देते हैं कि मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ लेट, मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ कॉन्स्ट और यहाँ पर मैं टैक्स प्राइस में यहाँ पर लगा देता हूँ विच इज़ 5% लेट सपोज, ठीक है। तो टैक्स प्राइस के बजाय मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, और यहाँ पर मैं बताता हूँ इसको टोटल मल्टीप्लाई बाय 0.05, ओके। तो दैट मीन्स कि ये आपका जो 5% टैक्स है वो ये यहाँ पर मुझे यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा और मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ टैक्स या फिर वैट में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर देखता हूँ तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसका जो वैट है वो मेरा यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है जो कि मेरा 29.5 है। तो ये मैंने वैट सिंपल सा कैसे मैंने कैलकुलेट किया है, वैसे वैट मैंने सिंपल सा इस तरह से कैलकुलेट किया है कि मैंने ये फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर कोई आप एक ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पर आपके पास कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है और वहाँ पर आपके मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो अब उन दोनों प्रोडक्ट्स के प्राइजेस को आप यहाँ पर प्लस करके आप प्रोडक्ट का सब टोटल आप निकालते हैं, ठीक है। सब टोटल आप निकालते हैं, फिर उस सब टोटल के ऊपर आप यहाँ पर वैट आप अप्लाई करते हैं टोटल। जैसे मैंने यहाँ पे 5% अप्लाई किया तो ये डिपेंड करता है कि जिस वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस रीजन के अंदर आप काम कर रहे हैं उस वहाँ पे
टैक्स की क्या पॉलिसीज़ है। तो लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज़ उसको नोटिस करें कि जो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ को हार्ड कोड मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर लेट को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है और यहाँ पर मैंने कॉन्स्ट को मैंने यूज़ किया है, क्योंकि प्रोडक्ट की प्राइस आपकी चेंज नहीं होगी जो कि आपकी सेम प्राइस है, लेकिन टोटल आपको यहाँ पर चेंज हो सकता है। अब आपने जब यहाँ पर वैट यहाँ पर ऐड कर दिया है तो वैट हमारा यहाँ पर बनता है 29.5, ठीक है। तो अब आपका टोटल क्या हो जाएगा, मैं ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैंने ये वेरिएबल आपका बनाया है। तो टोटल अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा वैट प्लस टोटल, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको टोटल को यहाँ पर देखूँगा, ठीक है, एक टोटल मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया है, इसको मैं सब टोटल लिख देता हूँ, और एक टोटल मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट करवाया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको देखूंगा तो यहाँ पर जो मेरे पास टोटल है, जो मेरे पास सब टोटल है वो मेरे पास 590 आ रहा है, और यहाँ पर जो मेरे पास टोटल है वो मेरे पास आ रहा है 619.5। जबकि सेम वेरिएबल मैंने यूज़ किया है यहाँ पे, यहाँ भी टोटल वेरिएबल है और यहाँ पर भी टोटल वेरिएबल है, लेकिन यहाँ जब तक वो यहाँ पर पहुँचता है तो उसको नहीं पता होता कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसकी तो यहाँ पर जो टोटल है आपका वो आपका इसकी बेस के ऊपर आपका चलता है, और फिर उसके बाद जब टोटल की वैल्यू इस लाइन पे ओवरराइट हो जाती है तो फिर इस लाइन के अंदर आपको जो टोटल नज़र आता है वो आपको नज़र आता है वैट प्लस टोटल। तो वैट आपका था 29.5 और ये आपका जो सम था वो था आपका 340 प्लस 250, ठीक है, जो कि बनता है आपका 590। तो वैट की वैल्यू आपकी 29.5 और 590, तो 590 प्लस 29.5, तो ये आपका 619.5 आपकी ये कैलकुलेशन बनती है, जो कि आपको यहाँ पर आपको नज़र आ रही है 619.5। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने कोड को आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। आप अपने इसको मल्टीपल पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं या फिर आप किसी ऐसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हैं जहाँ पर आपकी कैलकुलेशंस आपकी जावास्क्रिप्ट बेस के ऊपर इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर आपको ये जो प्रैक्टिसेस हैं कोड लिखने की वो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा। इसके अंदर अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं प्लीज़। अच्छा, ये मैंने सिंपल मैथमेटिक्स की मैंने कोई मैंने कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अप्लाई नहीं किया, मैंने सिंपल मैंने यहाँ पर एक लॉजिक मैंने अप्लाई करी है, जिसके अंदर मैंने जो फॉर एग्जांपल आपके कार्ट के अंदर आपके शॉपिंग कार्ट के अंदर 2 प्रोडक्ट आपके वहाँ पर एडेड है, ठीक है। अब उन दोनों प्रोडक्ट्स को आपको सम करके और फिर उसके ऊपर आपको टैक्स लगा के आपको दिखाना है, तो फिर वो आप यहाँ पे इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। ओके, अच्छा, आई होप कि ये वेरिएबल्स आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गए होंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा 1-2 चीज़ों के बारे में मैं और बताता हूँ। जैसे डेटा टाइप्स के बारे में आपको बताता हूँ कि डेटा टाइप्स हमने लास्ट सेशंस के अंदर हमने डिस्कस की थी डेटा टाइप्स, जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट्स, अरे और उसके अलावा हमने जो आपकी स्ट्रिंग, इंटीजर्स, ये सारी डेटा टाइप्स हमने लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस करी थी काफ़ी डिटेल के अंदर। अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी वीडियोस तो वो आप लोग देख लीजिएगा उसकी रिकॉर्डिंग्स, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर वो नेक्स्ट सेशन के अंदर आप उसका क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। ओके, अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पे 2 डेटा टाइप्स के बारे में और बताता हूँ जो कि हमने उस सेशन के अंदर हमने डिस्कस नहीं करी थी, जो कि बहुत ही सिंपल सी हैं। अच्छा, एक डेटा टाइप आपके पास होती है, एक होती है आपके पास नल, ठीक है, और एक होती है आपके पास अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये 2 डेटा टाइप्स आपके पास और होती हैं। ये जैसे इसके नाम से वाज़ेह है, नल का मतलब कोई वैल्यू नहीं है। इवन अगर आप यहाँ पे अगर 0 भी आप अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स कि 0 आपका नल नहीं होता, ठीक है। तो 0 आपकी डिफरेंट वैल्यू होती है और नल आपकी डिफरेंट वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 0 इज़ नॉट इक्वल टू नल, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा कि 0 जो है वो आपका नल के इक्वल नहीं होता। तो 0 आपका 0 को इवन के आप बुलियन के अंदर आप लेके जा सकते हैं कि जो आपका ट्रू फॉल्स होता है वो एक्चुअली आपका 0 और 1 होता है। तो फॉल्स इज़ इक्वल टू 0 और ट्रू इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। तो 0 आपका बुलियन के अंदर आपका यूजुअली आपका जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई इंटीजर अगर आपकी कोई बुलियन कोई कॉलम टाइप है या डेटा टाइप है तो उसके अंदर आपकी 0 और 1 आपकी काम करती है। लेकिन अगर आपकी डेटा टाइप अगर आपकी इंटीजर है या फिर न्यूमेरिक है तो उसके अंदर आपकी जो 0 की जो वैल्यू है वो आपकी बुलियन नहीं होती है उसके अंदर, क्योंकि आपका नंबर इंक्रीमेंट हो सकता है
बुलियन के अंदर आपके दो नंबर्स ही हो सकते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। लेकिन अगर आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, न्यूमेरिक डेटा टाइप है, तो उसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी 0 से बढ़कर वो आपकी 20, 30 कुछ भी उसका कोई भी नंबर आपका हो सकता है। तो दैट मीन्स कि फिर वो आपकी न्यूमेरिक फॉर्म नहीं रहती, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, ये आपकी कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो नल की जो आपके पास टाइप है, नल की जो आपके पास टाइप है उसका मतलब ये है कि कोई वैल्यू नहीं है, मतलब बिल्कुल एम्प्टी खाली वैल्यू है, ओके। और जो अनडिफाइंड जो आपके पास होती है, अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि वो डिफाइंड ही नहीं है। कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैंने वेट, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैंने किसी ये अनडिफाइंड अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं जब बाद में जाके हम इसको देखेंगे रिएक्ट के, जब हम कंपोनेंट्स और दूसरे प्रॉप्स वगैरह को हम देखेंगे तो उस वक्त मैं आपको अनडिफाइंड का और मज़ीद तफसील से मैं आपको बताऊंगा कि अनडिफाइंड किस तरह से और कहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर एक अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप अप्लाई करता हूँ वेट और यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, वरना इसका यूजेज यहाँ पर इस तरह से वैसे नहीं होता, ठीक है। और अगर मैं इसको यहाँ पर वेट को मैंने अनडिफाइंड कर दिया, सॉरी टोटल को मैं यहाँ पे अनडिफाइंड कर देता हूँ और मैं यहाँ पर इसको कंसोल पे मैं प्रिंट करता हूँ टोटल, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर जो नज़र आएगा, जो आपको यहाँ पर कंसोल के अंदर नज़र आएगा वो आपको यहाँ पर अनडिफाइंड नज़र आएगा, ठीक है। अनडिफाइंड आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ग्रे में नज़र आ रहा है, जो कि अनडिफाइंड इसकी डेटा टाइप अब हमने इसकी ओवरराइट कर दी। अनडिफाइंड का मतलब ये है कि अब आपका ये अनडिफाइंड है, अब आप इसको चाहें तो आप इसको अब अगर आप इसको कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो वो आपकी वैल्यू अनडिफाइंड ही आपकी होगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जब हम यहाँ पर इसको लेट के अंदर अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर लिखते हैं टोटल, और टोटल के अंदर मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने यहाँ पर इसको अनडिफाइन कर दिया तो अब हम यहाँ पर टोटल को यूज़ कर सकते हैं लेट के साथ, ठीक है। तो ये आप जहन में रखिएगा कि अनडिफाइंड का ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप इसकी जो आपका जावास्क्रिप्ट का पैटर्न है आप उसको जो है वो ब्रेक कर दें, लेकिन आप इसका आपका जावास्क्रिप्ट का पैटर्न आपका ब्रेक नहीं होता। बट अगर आपने यहाँ पर कहीं पे आपने कोई डेटा टाइप्स आपने इस तरह की पास करी हुई और वहाँ पे आपको किसी वैल्यू डेटा टाइप को अनडिफाइंड करना है तो उसको आप ओवरराइट करके अनडिफाइंड आप वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन आप ये जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स को आप यहाँ पर उसको आप यूज़ नहीं कर सकते इस तरीके से, ठीक है। तो अनडिफाइंड आपकी डेटा टाइप होती है जिसको आप ओवरराइट करके अनडिफाइंड कर सकते हैं, और ये आपकी अलग डेटा टाइप होती है जो कि आपकी नल होती है, जो कि अनडिफाइंड नहीं होती, लेकिन ये आपकी जस्ट एम्प्टी वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये अनडिफाइंड वाला आपको बाद में प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा, बट नल वाली जो वैल्यू है ये आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। जी क्लियर है? कोई क्वेश्चन आप में से किसी का? डेटा टाइप का जो टॉपिक था वो हो गया हुआ है कंप्लीट? जी डेटा टाइप का हमारा लास्ट सेशन हुआ है, जिसकी आप वीडियो यहाँ आप देख सकती हैं कि अगर आप यहाँ पर जाएंगी अपने अगर आप YouTube के इल्मिस के चैनल पे जाएंगी तो वहाँ पर आपको नज़र आ जाएगी। तो सर आपने वहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में कुछ बताया था? नहीं, मैंने अभी ये टर्म्स मैंने यूज़ नहीं करी हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी बेसिक नॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये इस तरह की टर्म्स को मैं उनके सामने यूज़ नहीं करता। मैं उनको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है डेटा टाइप्स का। ठीक है सर। जैसे आप ये जावास्क्रिप्ट के अगर आप ये प्लेलिस्ट पे जाएंगे ना तो फिर यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी। ये तीन वीडियोज़ हैं इसकी जो कि आप देख सकती हैं। 3 सेशंस हमारे हुए हैं, आज जिसका 4th सेशन है हमारा। ओके सर। जी आप जो आज का सेशन आपका फर्स्ट सेशन है ये? जी सर। ओके ओके। आपका कोई फीडबैक हो तो प्लीज़ दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ओके सर। ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें आज की क्लियर हैं? इसको मैं आगे और बताऊं या फिर इतना काफ़ी है आज के लिए? जी सॉरी, मैं आपको डिफरेंस बता रहा था। अच्छा, वेर और लेट के अंदर डिफरेंस सिंपल ये होता है कि जो आपकी कोड की रीडेबिलिटी है वो आपकी असल में इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि वेर जो आपका होता है वो आपको नहीं पता चलता कि वो
आपने एज अ कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ किया है या फिर आपने उसको कहीं पे ओवरराइट किया है, तो वो वेर के अंदर आपकी ये थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन उसकी नहीं होती, बट वेर और कॉन्स, लेट और कॉन्स के साथ आपकी वो डिफ्रेंसिएशन आपको मिल। सर इसमें एक और बात नहीं कि इसका स्कोप का भी फ़र्क होता है इन दोनों का। स्कोप का फ़र्क तो होता है इनके अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको फंक्शंस नहीं बताया तो मैं इस वजह से आपको स्कोप की बात नहीं कर रहा। फंक्शंस में जब आपको बताऊंगा तो फिर मैं वो आपको स्कोप का मैं आपको समझाऊंगा कि स्कोप क्या होता है इसके अंदर, क्योंकि वो आपके फंक्शन से रिलेटेड होता है कि एक फंक्शन के बाहर अगर आपने यूज़ किया है तो उसके अंदर आप वेर को यूज़ कर सकते हैं या कॉन्स को यूज़ कर सकते हैं या लेट को यूज़ कर सकते हैं। तो वो स्कोप का भी डिफरेंस होता है, बट वो स्कोप मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है, तो इसलिए मैं आपको उस तरफ नहीं लेके जा रहा फ़िलहाल।